सो वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो लेक्चर नंबर 2 है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है अपने कंप्लीट अपन क्या लेके चल रहे हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम है जो आपकी जूलॉजी है उसके अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ये चीजें देख ली थी। आज अपना मेन फोकस कौन से पे लेगा, सेकेंड नंबर का लेक्चर है, इसमें देखते हैं अपन क्या क्या देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स बताए थे। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। और फर्स्ट लेक्चर यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, या डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए, जो अपन ने आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें अपन ने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। पहला आ जाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से लेके एनस तक फैली हुई होती है। सेकंड आ जाता है एसोसिएटेड ग्लैंड। तो एक बार अपन ने जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको स्टार्ट किया था। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपन ने जो आपका माउथ था इसको देख लिया था, ओरल कैविटी थी, फेरिंग्स थी, इसोफेगस था। एंड ओरल कैविटी के अंदर अपन ने टंग को देख लिया था, आपकी जो जीभ है, मतलब जीभ जो टंग है उसको देख लिया था, दांत टीथ है इनको देख लिया था। तो इन सारी चीजों को अपन फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करके आ चुके हैं, कवर आ चुके हैं। आज जो अपना सेकंड लेक्चर रहेगा, इस सेकंड लेक्चर के अंदर स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, एंड इनके जो पार्ट्स हो गए उनको देख लेंगे। तो ओवरऑल आज ये आपका क्या रहने वाला है, सेकंड नंबर का लेक्चर है, जिनमें अपन इन चीजों को कवर कर लेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें आपकी जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है इनको अपन डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो कहानी अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टमक के द्वारा। स्टमक को अमाशय भी बोला जाता है। इसके अलावा स्टमक का एक नाम और है गेस्टर। बहुत ही रेयरली चांस है कि ये एग्जाम के अंदर आ जाए गेस्टर क्या होता है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई स्टमक को गेस्टर भी बोला जाता है। अब सबसे पहले इसकी लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो स्टमक है वो आपकी जो लेफ्ट साइड है एब्डोमेन, ये आपकी कौन सी है, एब्डोमेन कैविटी, ये आपकी कौन सी होती है, थोरैक्स कैविटी होती है। यहां तक आपको आई थिंक पता होगा। तो जो आपकी एब्डोमेन कैविटी, इसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर ये वाला जो पार्ट है यही आपका क्या होता है, स्टमक होता है। और स्टमक क्या होता है, एक बहुत ही चौड़ा भाग है। कौन सा है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, बोले तो सबसे चौड़ा भाग होता है। आपकी पूरी की पूरी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, जो माउथ से लेके एनस तक होती है, उसके अंदर स्टमक का सबसे चौड़ा पार्ट आपका होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। आप देख रहे होंगे एक थैला होता है। अब थैले लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि स्टमक थैला। अब देखिए, कोई भी बैग होती है, कोई भी थैला, आप उसमें कोई भी चीज डाल लेते हैं, कुछ भी चीज डाल देते हैं, साबुन उसमें डाल लिया, उसके अंदर तेल उसमें डाल दिया, कहीं से भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो सीधी बात है जो जो चीज आपको अच्छी लगती है वो सारी चीज डाल लेते हैं। ठीक ऐसे ही क्या होता है, जब अपन कहीं खाना खाने जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, जीमने के लिए जाते हैं अपन बोलते हैं ना, तो वहां जाएंगे तो वहां अलग अलग वेरायटी में आपको रसगुल्ले भी देखने को मिलेंगे, गुलाब जामुन भी देखने को मिलेंगे, मटर पनीर की सब्जी मिलेगी, पानी पूरी देखने को मिलेगी। तो इनको अपन क्या करते हैं, अपने थैले में डाल लेते हैं। तो यहाँ अपने शरीर का थैला कौन सा हो गया, आपका स्टमक हो गया। स्टमक के अंदर सारी की सारी चीजें अपन डाल लेते हैं। अब ये जो स्टमक होता है, देखने में आपको अंग्रेजी का जो अल्फाबेट जे होता है उसके जैसा आपको स्टमक है वो देखने को मिल रहा होगा। तो स्टमक की साइज मतलब देखने में कैसा होता है, जे कंडीशन में होता है। अब कई बार यहीं पर ही बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई जो स्टमक है, जो खाली स्टमक है, इंप्टी स्टमक है, उसकी लोकेशन मतलब वो किसके जैसा दिखता है। तो याद रखना, ओनली फॉर जो आपका खाली स्टमक। खाली स्टमक का मतलब हो गया कि मान लीजिए अभी तक आप खाली पेट 7-8 घंटे 9 घंटे से आपने कुछ भी नहीं खाया, उस टाइम पे आप यदि स्टमक की स्ट्रक्चर देखोगे तब तो वो आपको जे टाइप का दिखेगा। तो ये पहला क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है। दूसरा आ जाए कि मान लीजिए आपने खाना खा लिया या आपका जो स्टमक है ये भरा हुआ है, उस टाइम पे उसकी शेप कैसी रहेगी। तो याद रखना, उस टाइम पे उसकी शेप कैसी रहती है, इनरेगुलर रहती है। मतलब किसी भी तरह की कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई ऐसा वो देखने को मिलेगा, इनरेगुलर रहता है, बोले तो अनियमित रहता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस टाइम पे आपका स्टमक खाली कंडीशन में रहेगा, इम्पटी रहेगा, उस टाइम पे तो उसकी शेप कैसी रहेगी, जे रहेगी। लेकिन यही जस्ट उल्टा हो जाए कि भाई स्टमक भरा हुआ है, खाली नहीं है, तो उस टाइम पे उसकी स्ट्रक्चर कैसे रहेगी, अनियमित रहेगी। बोले तो इनरेगुलर क्या रहती है, उसकी शेप रहती है। ये चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, ये चीज अपन ने देख ली। अब ये जो आपका स्टमक है, आपकी एनसीईआरटी है पुरानी वाली, वो तो ये बोलती है कि स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जबकि नई
यही जो आपकी एनसीईआरटी वो बोलती है कि भाई स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो चलिए कौन कौन से पार्ट को अपन देख के चलते हैं। पहले अपन चारों पार्ट की बात करते हैं कि 4 पार्ट कौन कौन से होंगे। पहला पार्ट आ जाता है आपका कार्डिक पार्ट आ जाता है, दूसरा पार्ट आपका फंडस आ जाता है, तीसरा वाला पार्ट आपका बॉडी आ जाता है, फोर्थ नंबर का पार्ट आपका कौन सा आ जाता है, पाइलोरस आ जाता है, जिसको अपन पाइलोरिक भी बोल सकते हैं। जबकि जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, बॉडी वाले पार्ट को क्या है हटा दिया गया है। ओवरऑल 3 ही पार्ट माने जाते थे, एक तो कार्डिक वाला पार्ट आ गया, इस पूरे को आपको फंडिक वाला पार्ट मान लिया था, और ये वाला आपका कौन सा था, पाइलोरिक वाला पार्ट था। तो ये आप चीज थोड़ा सा उसको देख लीजिए। चलिए चीज तो अपन ने देख ली। अब कोई भी अपन चीज खाते हैं तो वो चीज कितनी देर तक स्टमक में रुकती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखना आपकी एनसीईआरटी के अनुसार 3 से 4 घंटे तक कोई भी चीज अपन खा लेते हैं वो आपके स्टमक के अंदर ही स्टोर रहती है, बोले तो स्टमक में ही वो चीज पड़ी रहती है। चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिए तो थोड़ी सी स्टमक की अपन खोल के स्ट्रक्चर देखें तो स्टमक के अंदर जो अपन ने देखा था ये आपका कौन सी थी, इसोफेगस वाला पार्ट था। इसोफेगस लास्ट पिछले लेक्चर में पढ़ के आ रहे। अब जो इसोफेगस में भी एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को क्या बोला जाता है, गेलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गेलेट बोला जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। तो जो आपका इसोफेगस है एंड आपका ये जो स्टमक है, ये मान लीजिए आपने कोई भी खाना खाया, कुछ भी आपने खा लिया और खाने के बाद किसी ने आपको उल्टा लटका दिया। अब उल्टा लटका दिया तो कायदे से क्या होना चाहिए, जो भी चीज आपने खाई है वो सारी की सारी मुंह से बाहर आ जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो आपका इसोफेगस होता है एंड जो आपका ये स्टमक है, इनके बीच में एक होल प्रेजेंट रहता है, एक स्पिंचर प्रेजेंट रहता है, बोले तो एक दरवाजा, एक गेट प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, फूड के बैक फ्लो को रोकता है। मतलब एक बार यदि फूड स्टमक में आ गया तो वापस वो क्या है, आपके उसको वापस इसोफेगस से आपके मुंह से बाहर नहीं निकलने देगा। वो जो गेट प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, कार्डिक स्पिंचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कौन सा स्पिंचर होता है, जो आपकी इसोफेगस एंड स्टमक के बीच में जो आपका जो स्पिंचर होता है वो कौन सा होता है, आपका कार्डिक स्पिंचर होता है, जो फूड के बैक फ्लो को रोकता है। ओके, अब ऐसा ही मान लीजिए कि जो आपका फूड था वो फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, 3-4 घंटे यहां पे रहा। अब 3-4 घंटे यहां रुकने के लिए सीधी सी बात है कि 2 दरवाजे हैं, 2 क्या है यहाँ पे दरवाजे हैं। तो वो फूड अपने आप बाहर नहीं चला जाए खुद ही, क्योंकि चीज अपन खाते जाएंगे तो वो यहां से सीधी सी बात है दूसरा गेट खुला रहेगा तो वहां से रहेगा। तो यहां पर भी एक गेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, पाइलोरस स्पिंचर बोला जाता है। अब दोनों के दोनों नाम एकदम इजी है याद रखना। कैसे, क्योंकि स्टमक का जो फर्स्ट नंबर का पार्ट है वो कौन सा था, आपका कार्डिक वाला पार्ट था, और स्टमक का जो लास्ट वाला पार्ट है वो कौन सा था, पाइलोरिक पार्ट था। तो कार्डिक से क्या आ गया, कार्डिक स्पिंचर आ गया, एंड पाइलोरस वाले पार्ट से क्या आ गया, पाइलोरस स्पिंचर आ गया। तो 2 स्पिंचर क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए और फंक्शन दोनों का सीधा सा है कि दोनों एक दूसरे के बैक फ्लो को रोकते हैं। खाना यहां से यहां आ गया, मतलब एक बार यहां आ गया तो वापस यहां खाने को जाने नहीं दिया जाएगा, और खाना यदि एक बार वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो यहां से वापस से इसको स्टमक में नहीं जाने दिया जाएगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, जो आपका स्टमक है, अब स्टमक के अंदर सीधी सी बात है कि HCl प्रेजेंट है। अब ये HCl से पूरे स्टमक को कौन बचा के रखता है, तो पूरा का पूरा जो स्टमक होता है इसके अंदर की साइड में क्या होती है, जो म्यूकस मतलब लेयर है, जो म्यूकोसा लेयर है, वो लेयर यहां पर प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, HCl के प्रभाव को क्या कर देती है, कम कर देती है। बोले तो स्टमक की जो वॉल है इसको क्या है, कवर करके रखती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो आपकी म्यूकस लेयर है ये किसकी बनी होती है, थोड़ा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना कि सिंपल जो कोलमनार जो एपिथेलियम होती है उसके ये म्यूकस ग्लैंड है, ये बनी होती है। और ये क्या करती है, आपकी जो गैस्ट्रिक, अब ये भी चीज आपको याद रखना है कि जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो फॉर्मेशन है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, म्यूकोसा के द्वारा किया जाता है। ये जो आप लेयर देख रहे हैं ये किसकी है, म्यूकोसा की लेयर होती है, जो क्या करती है, स्टमक के HCl का जो प्रभाव है उसको कम करती है। किसकी बनी होती है, सिंपल कोलमनार जो एपिथेलियम होती है उनकी बनी होती है। और इन्हीं म्यूकोसा से क्या होता है, जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी होती है उसको थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। उन गैस्ट्रिक की गैस्ट्रिक ग्लैंड ही क्या करती है, गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसका सिक्रेशन करती है। तो किस तरह से करती है आपको ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। तो टोटल कितने पार्ट देख लिए अपन ने, 4 देख लिए। पहला पार्ट आपका कार्डिक आ जाता है, दूसरा आपका कौन सा आ जाता है, फंडस आ जाता है, तीसरा आपका बॉडी वाला पार्ट आ जाता है, चौथा आपका कौन सा आता है, पाइलोरस वाला
पार्ट आ जाता है। तो यहां तक आपको पता चल गया होगा। कई बार क्या है, यह भी पूछ लिया जाता है कि पाइलोरस वाले पार्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं, याद रखना। जो पाइलोरस बॉडी वाले के पास में होता है वो तो कौन सा होता है, पाइलोरिक एंट्रियम। सीधी सी बात है, एंट्रियम मतलब पाइलोरिक वाला इंटर हो रहा है, मतलब कोई भी चीज पाइलोरिक में इंटर हो रही है, पहला पार्ट आ गया तो क्या बोल देंगे, पाइलोरिक एंट्रियम बोल देंगे। दूसरा क्या आ जाता है, आपको एक ट्यूब के रूप में दिखेगा, कैलान के रूप में दिखेगा, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पाइलोरिक कैनाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पाइलोरस के जस्ट आगे की साइड में आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, आपका ड्यूडेनम होता है, बोले तो आपकी ग्रहणी होती है। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, आपके स्टमक की आ जाती है। अब यहां पर आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा, बोलस। आप एक कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई ये बोलस आपने क्या लिखा है, तो याद रखना जो आपका सलाइवा है एंड जो आपने फूड खाया था, ये मतलब फूड के अंदर जिस टाइम पे स्लाइवा मिक्स हो जाता है उसी को पार्ट, उसी चीज को क्या बोल देंगे, अब इसको फूड नहीं बोल के क्या बोल दिया जाता है, बोलस बोल दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, ऐसे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं। अब क्या होता है कि जिस टाइम पे जो फूड है वो आपके पाइलोरिक वाले पार्ट से ड्यूडेनम में चला जाता है, मतलब अब पाइलोरस वाले में ड्यूडेनम में चला गया। अब ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है कि सीधी सी बात है कि कौन कौन सी, जो आपका बाइल जूस आ गया वो भी ड्यूडेनम में आके खुलता है। इसके अलावा जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है वो भी आके खुल जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो बोलस वाला पार्ट था ना, अब इस बोलस को यहाँ पर बोलस नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है, बोले तो चाइम। क्या बोला जाता है, उसको चाइम बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे ही जो पार्ट आपके इलियम तक पहुंच जाता है वहां तक उसको क्या बोल दिया जाएगा, चाइल्ड बोल दिया जाएगा। क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो ये तो अपन ने थोड़ी सी स्टमक की अपन ने क्या देख ली, स्ट्रक्चर देख ली। अब क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर स्टमक के अंदर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या पाई जाती है, म्यूकोसा लेयर पाई जाती है। आप देख रहे होंगे इस तरह से आपको पूरे के अंदर देखने को मिलती है। तो ये जो आपकी सारी की सारी फोल्डिंग आप देख रहे हैं, इस तरह से फोल्डिंग करके यहाँ पे पूरी की पूरी स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहती है। इसी फोल्डिंग को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक रुगे बोला जाता है। रुगे मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि रुगे का मतलब क्या होता है कि फोल्डिंग। एक्चुअल के अंदर नॉर्मल में अपन कोई भी चीज है इसको क्या कर रहा हूं, मैं फोल्ड कर रहा हूं, तो इस फोल्डिंग को अपने नॉर्मल लैंग्वेज में तो फोल्डिंग बोलेंगे, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, रुगे बोला जाता है। तो जो गैस्ट्रिक रुगे होती है ये क्या होती है, जो आपकी म्यूकोसा थी, इन म्यूकोसा की जो इनरेगुलर फोल्डिंग होती है, मतलब ये एक जगह क्या होती है, गुच्छे जैसी बन जाती है, ये आपकी क्या होती है, गैस्ट्रिक रुगे होती है। अभी जो गैस्ट्रिक रुगे है, जो आपका स्टमक है, इसके अंदर आपको 3 लेयर है, वो 3 लेयर आपको देखने को मिलती होगी। पहली तो आपकी कौन सी है, सर्कुलर मसल्स, या लीजिए आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, या आपकी ओब्लिकेटेड मसल्स। ये मसल्स एक तरह से मान लीजिए जो आपने मिक्सी देखी होगी आपकी, उस मिक्सी का जो जार होता है उसके अंदर भी 3 आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जार होते हैं घूमने के लिए। तो वो तीनों का काम क्या होता है, आपका अलग अलग होता है। तो वो अलग अलग क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल होगी, सर्कुलर मसल्स होगी, ओब्लिकेटेड होगी, ये फूड को क्या है, तोड़ने मरोड़ने का, उसको छोटा काटने का, बड़ा काटने का, ये सारा का सारा काम इन मसल्स के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे वही बात होगी कि वहां पे गैस्ट्रिक रुगे का फंक्शन क्या होता है कि जो भी आपका, मतलब अब देखिए सीधी सी बात है, गैस्ट्रिक रुगे मतलब एक जगह के क्या है, मतलब फोल्डिंग हुई है। मतलब यहां पर क्या होता है कि जैसे भी अपन जिस टाइम पे भी कोई चीज खाते हैं, मैंने अभी बताया ना कि स्टमक नॉर्मल साइज, मतलब जिस टाइम पे स्टमक खाली है उस टाइम पे तो वो जे शेफ दिखेगा, लेकिन सीधी सी बात है कि जो जे शेफ दिख रहा था अपन ने उसके अंदर कोई चीजें डाली, तो ऐसे तो है नहीं कि भाई जो भी चीज अपन ने खा ली, भूख तो अपन को 2 रोटी की है, लेकिन अब मान लीजिए आपने 6 रोटी खा ली क्योंकि आपको खाना क्या लगा, अच्छा लगा। अब वो 6 रोटी देखी, एक्चुअल में स्टमक की कैपेसिटी तो कितनी थी, 3 रोटी खाने की थी। अब आपने प्लस 3 और कर दी, मतलब 3 रोटी एक्स्ट्रा आपने कर दी, तो वो स्टोर कहां होगी, वो स्टोर कहां होगी, इन्हीं रुगे के अंदर होती है। ये रुगे फोल्डिंग रहती है, जो फोल्डिंग क्या हो जाती है, जैसे जैसे आप खाते हो वैसे वैसे ये फोल्डिंग खुल जाती है, चौड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। अब ये चौड़ी हो जाएगी तो सीधी सी बात है स्टमक की स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, इनरेगुलर हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका स्टमक जिस टाइम पे खाली होता है उस टाइम पे तो जे शेफ का होता है, और जिस टाइम पे ये आपका खत्म हो जाता है, मतलब जिस टाइम पे आप खा लेते हैं सारी चीज, उस टाइम पे इनरेगुलर हो जाता है। तो वही है कि ये जो आपकी इनरेगुलर म्यूकोसा है, बोले तो गैस्ट्रिक जो रुगे होते हैं आपके, इन रुगे का यही फंक्शन रहता है कि आप कोई भी चीज खाते हो, पीते हो, एक्स्ट्रा चीज अपन खा ली, तो ये क्या करती है, रुगे उस चीज को फैला देती है, बोले तो स्टमक को क्या है, फैलाने का काम करती है।
चलिए आगे देखें, तो ये जो आपकी गैस्ट्रिक रुगे थी, इस एक रुगे को अपन ने क्या है बाहर निकाला और निकाल के देखा कि भाई आखिरकार इसमें क्या है। जब आपने इसके अंदर इसको जूम करके देखा माइक्रोस्कोप से द्वारा, तो इसको बीच में तो क्या है, ये गैस्ट्रिक पीट है। गैस्ट्रिक पीट मतलब अब यहां से जो भी चीज का सिक्रेशन होगा वो सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाती है, गैस्ट्रिक पीट के अंदर क्या हो जाती है, चीजें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। अब कौन कौन सी होती है, जब इसको जूम करके देखा तो पहले मैं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताता हूं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपके गैस्ट्रिक रुगे हैं, इनके अंदर 3 सेल, बोले तो स्टमक के अंदर 3 सेल है वो देखने को मिलती है। कौन कौन सी, पहली आ जाती है नेक सेल, या जिसको क्या बोला जाता है, गोबलेट सेल बोला जाता है वो। दूसरी आ जाती है आपकी पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल। तीसरी दे रखी है जाइमोजन सेल, पेप्टिक सेल या चीप सेल। ये 3 सेल आपकी दे रखी है, लेकिन एक सेल और होती है जिसको क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन सेल बोला जाता है या एंटेरोक्राइन सेल्स बोला जाता है। अब बात आ जाती है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कितना लिखना है, तो एग्जाम में आ जाए तो आपको कितनी करके आना है, 3 करके आना है। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर कितनी दे रखी है भाई, 3 दे रखी है, तो अपन को ये 3 ही है वो मेन पढ़नी होगी। फोकस अपना इन तीनों के ऊपर ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं रहेगा। अब सीधे से आता अपेक्स, मतलब ये आगे वाला पार्ट हो जाता है, ये इसका नीचे वाला पार्ट हो जाता है। इस रुगे के एक स्ट्रक्चर अपन ने लिखा है। अब इनके अंदर नेक सेल का क्या काम रहेगा, पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल का क्या काम रहेगा, जाइमोजन सीप सेल ले लीजिए, पेप्टिक सेल ले लीजिए। ये नाम आ जाते हैं, नामों को आपको है याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे सिर्फ नेक सेल नाम याद रख लिया, इसके अंदर ऑक्सेंटिक सेल याद रख लिया, वहां पे चिप सेल याद रख लिया, नहीं। इन सबके जो नाम आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, सारे के सारे नाम आपको क्या होने चाहिए, याद रखने चाहिए। चलिए 1 बाय 1 करके अपन थोड़ा सा इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या फंक्शन रहता है। एक्चुअल में इनके फंक्शन है वही आपको याद रखने हैं। तो गोबलेट सेल की बात करें तो जो आपकी गोबलेट सेल है, इसको नेक सेल भी माना जाता है और इसको म्यूकस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बोले तो क्यों, क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन करती है जो आपकी गोबलेट सेल होती है। तो बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो गोबलेट सेल है इसको नेक सेल के नाम से जाना जाता है, और ये किसका सिक्रेशन करती है, म्यूसिन का करती है। बोले तो म्यूकस का इसके द्वारा सिक्रेशन किया जाता है। ये 2 पॉइंट बस आपको इतना ही याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और ये 2 लाइन थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है। बात करें इनके फंक्शन की, तो फंक्शन की बात में सीधी सी बात है, म्यूसिन, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, तो म्यूक्रेशन जो आपका म्यूसिन होता है, ये क्या करता है कि जो आपकी एक श्लेष्मा परत होता है, बोले तो जो आपकी म्यूकस लेयर है, इसका क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और ये म्यूकस लेयर ही आपका जो स्टमक है, ये आपका क्या है भाई, स्टमक है। तो स्टमक के चारों ओर क्या कर लेगा, ये एक लेयर बना लेगा। स्टमक के चारों ओर क्या कर लेगा, ये एक लेयर बना लेगा, जिससे जो HCl रहेगा वो स्टमक की खुद की ही वॉल को क्या करते, डिग्रेड नहीं करते। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने अपने जो पेट है इसको देखा होगा कि भाई यहाँ पे खड्डा हो रहा है, यहाँ पे ब्लिक ब्लिक हो गया, बिल्कुल नहीं है ना, एकदम नॉर्मल है। क्यों, क्योंकि जो म्यूकस लेयर होती है स्टमक का प्रभाव है, इसको क्या है, रोक लेती है, मतलब इतना ज्यादा नहीं हो जाती है। और जिस टाइम पे आपने देखा होगा एसिडिटी हो जाती है, अपन सोचते हैं भाई एसिडिटी होगी, अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, पचा नहीं। वो क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी म्यूकस लेयर है वो इतनी ज्यादा जल्दी से बन नहीं पा रही है। इसलिए तो आप क्या करते हैं, कोई भी एंटासिड उसको खा लेते हैं। जैसे जो आपने देखा होगा डाइजिन वाइजिन पी लेते हैं कि भाई मेरी तो एसिडिटी होगी, डाइजिन की टेबलेट लेता हूँ, डाइजिन पी लेता हूँ। तो वो इसीलिए पिया जाता है क्योंकि मां अंदर का जो मतलब मीडियम है वो कैसा हो गया है, अम्लीय हो गया है। अब उसको सीधी सी बात है, थोड़ा सा क्षार अपन है वो क्षार थोड़ा सा ले लेते हैं। बाकी अम्ल क्षार आप केमिस्ट्री में पढ़ ही लोगे। आगे बात कर लेते हैं, आपकी जो जाइमोजन हो गई या पेप्टिक सेल ले लीजिए या आपकी क्या ले लीजिए, चीप सेल ले लीजिए, इनकी बात करें तो यहां पे आपको याद रखना है कि इन्हें ये क्या आपकी क्या होती है, कहां पर प्रेजेंट होती है, जो स्टमक का जो फंडिक वाला पार्ट था, बीच वाला पार्ट था, वहां पर आपको देखने को मिलती है। एंड ये जो आपकी चीप सेल होगी, जाइमोजन होगी, पेप्टिड सेल होगी, इनके द्वारा जो भी एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, वो एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में इनका सिक्रेशन करते हैं। मतलब क्या करते हैं, देखिए प्रो एंजाइम हो गए, जाइमोजेंस हो गए, इन सब का क्या किया जाता है, यहां तक जो भी आपके एंजाइम होंगे उनको निष्क्रिय, बोले तो इनएक्टिव रूप में ही इनको सिक्रेट किया जाता है। तो ये एक्टिव कैसे होते हैं, जिस टाइम देखिए ये क्या होते हैं, आपके स्टमक में इनएक्टिव रूप में पड़े रहते हैं, लेकिन जब इनको कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है, कोई काम मिलता है कि भाई अब तेरे को काम स्टार्ट करना है, मतलब किसी भी तरह का स्टिमुलेट मिलेगा, वो स्टिमुलेट मिलने का काम इनको कौन देता है, आपका HCl। जैसे ही HCl की मात्रा इंक्रीज होती जाएगी आपके शरीर के अंदर, आपके स्टमक में कोई भी चीज आप खा लोगे तो HCl क्या होगा, आपका सिक्रेट होगा। अब HCl की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये इनएक्टिव कंडीशन से किस में आ जाएंगे, एक्टिव कंडीशन के अंदर ये सारे के सारे क्या है, आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा।
चलिए, अब सेकंड आ जाती है, थर्ड नंबर की आपकी आ जाती है ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल की बात करें तो ऑक्जेंटिक सेल आपको जो फंडस वाली जो लाइनिंग होगी एंड जो आपकी बॉडी थी स्टमक की उसकी जो इनर लाइनिंग होगी वहां पर आपको ये देखने को मिलती है। अब जो ऑक्जेंटिक सेल है, देखिए ये चीज आपको याद नहीं रखनी, आपको इतना याद रखना है कि जो ऑक्जेंटिक है, जो पेराइटल सेल है, इनके द्वारा दो तरह के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। कौन कौन से? एक तो ये सिक्रेट करते हैं HCl को, एक तो किसको करते हैं? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को करते हैं। इसके अलावा दूसरा किसको करते हैं? CIF। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी अल्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के 100% चांस है, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जो CIF होता है इसको क्या बोला जाता है? कैस्टल इंट्रेंसिंग जो फैक्टर होता है, ये इसका काम रहता है। इसका फंक्शन क्या रहता है कि इसका जो CIF है इसका मेन फंक्शन रहता है कि ये विटामिन जो आपका B12 रहता है उसको ऑब्जर्व करने का काम इसका रहता है। जो भी चीज अपन ने खाई है, जो भी फूड अपन ने खाया है, उसके अंदर यदि विटामिन B12 है तो उसको ऑब्जर्व करने का काम CIF का रहता है, जो आपका कैस्टल इंट्रेंसिंग फैक्टर है इसका रहता है। अब देखिए सीधी सी बात है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाए कि भाई जो विटामिन B12 है, याद रखना कि विटामिन B12 का जो मेन काम है, मेन फंक्शन है, वो क्या रहता है? RBC के मैच्योरेशन में। क्योंकि जब तक विटामिन B12 नहीं मिलेगा तो RBC का मैच्योरेशन नहीं होगा। RBC नहीं बन रही है, इसका मतलब शरीर में खून की कमी हो गई है। तो खून की कमी यदि शरीर में हो रही है तो क्या है? विटामिन B12 की कम है। अब विटामिन B12 है वो अब्जॉर्ब ही नहीं किया गया किसके द्वारा? जो CIF था आपके इसके द्वारा। तो सीधी सी बात है, शरीर में क्या हो जाएगी? विटामिन, सॉरी आपकी ब्लड है, इस ब्लड की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को, इस लाइन को आपको क्या है? याद रखना है। चलिए ऐसे ही बात करें HCl की, तो याद रखना आपकी NCERT के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो आपका pH है वो कितना होता है? 1.8 होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो HCl का pH है 1.8 से 3 तक इसका pH हो सकता है। NCERT 1.8 बता रही है, तो आपको एग्जाम में भी 1.8 मिल जाए तो आपको क्या है? टिक लगा देना है। तो चलिए इसके फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन की बात तो जो HCl होता है ये सबसे पहले तो क्या करता है? जो आपका टाइलिन होता है, इस टाइलिन को क्या करता है? इनएक्टिवेट कर देता है। अभी टाइलिन का है आपका एक तरह का सलाइवरी एमाइलेज है जो आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो भी आपके प्रो एंजाइम थे, जो प्रो एंजाइम अभी अपन देखे आ रहे थे, रेप्रोरेनिन हो गए थे, zymogens हो गए थे, इनको देखा था, इन सबको ये क्या कर देता है? एक्टिव करने का काम करता है। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई फूड खाया है, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, कुछ माइक्रोब्स आ गए, वायरस बैक्टीरिया कुछ भी आ गए, तो उनको भी मारने का काम, किल करने का काम भी आपके HCl का रहता है। इसके अलावा जो फूड होता है उसको एसिडिक बनाने का काम भी HCl का रहता है एंड फूड को थोड़ा सा क्या कर देता है? ब्रेक डाउन करके उसको क्या कर देता है? सॉफ्ट करने का काम भी आपके HCl का रहता है। तो मेन तो यहाँ पे इसकी pH याद रखनी है और यहाँ पे ये आपका जो CIF है इसको याद रखना है, विटामिन B12 को ऑब्जर्व करता है। यदि विटामिन B12 को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है तो RBC का मैच्योरेशन नहीं होगा। RBC का मैच्योरेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब आपके शरीर में क्या हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी। चीज आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया था कि भाई आपके NCERT में 3 थी, उन तीनों को देख लिया। चौथी कौन सी थी? एंडोक्राइन सेल्स या एंटेरोक्राइन सेल्स। ये क्या करती है? इनका हार्मोन सिक्रेशन करने का है, जो गेस्ट्रिक हार्मोन है उनको सिक्रेट करने का काम रहती है। ये एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है, NCERT के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे अपन थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो आपका बोलस है, मतलब जो आपका स्टमक था, स्टमक के अंदर कौन कौन से आपके एंजाइम्स थे और उनका जो फंक्शन है वो क्या है। थोड़ा सा एक बार बेसिक देख रहे हैं। बाकी जो एंजाइम वगैरह है इनको मैंने एक बार इनके अंदर नहीं किया कि कौन सी चीज, क्योंकि जो आपका माउथ है वहां पे भी डाइजेशन होता है। आपकी जो इसोफेगस है इसके अंदर किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन हमेशा वही होगा जहां पर क्या होगा? कोई भी एंजाइम का सिक्रेशन होगा। तो सीधी सी बात है, माउथ में एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है। सलाइवरी ग्लैंड वगैरह क्या करती है? सलाइव जो भी आपके एंजाइम है उनको सिक्रेट करती है। वो कौन कौन से एंजाइम को सिक्रेट करती है, कैसे करती है, ये अपन जिस टाइम पे ग्लैंड्स देखेंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड, उसमें देख लेंगे। इसके अलावा जो आपकी इसोफेगस थी, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल्स प्रेजेंट होती नहीं किसी तरह का एंजाइम सिक्रेशन होता है। लेकिन जैसे ही फूड स्टमक में आ जाता है तो स्टमक में भी एंजाइम का सिक्रेशन होता है। अपन ने भी देख लिया, HCl का हो गया, आपकी जो चीप सेल होगी उनके द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है, कैसे फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, किस तरह से डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम के क्या फंक्शन रहते हैं, किस चीज को
किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये अभी मैं बताता तो आप सब के सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अपन पर्टिकुलर एक अलग से जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर इन सारी चीजों को अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, आपका फैट हो गया, किस चीज में टूटेंगे, कैसे माइक्रोज हो, सॉरी सुक्रोज वगैरह हो गए, ग्लूकोज हो गए, ये आपके कैसे बनेंगे, ये चीज अलग से अपन लेके आएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले अपन तो बेसिक चीज है उनको अपन देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जो आपका बोलस एंड जो आपके गैस्ट्रिक जूस, ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइम का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइन आपको याद रखनी है। कई बार जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना उनके अंदर ये चीज पूछी जाती है। या जो आगे बात करें तो जिस टाइम पे जो भी अपन ने खाना खाया था, आपके माउथ ने उस चीज को मस्टिकेट किया, आपने चबाया, उसको चबा के आपने निगल लिया। अब निगल के वो आपके स्टमक में आ गए। अब स्टमक के अंदर वो थोड़ी देर तक पड़े रहते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा तक वो चीजें पड़ी रहती हैं। धीरे धीरे जैसे ही वो चीज आ जाती है, स्टमक को लगता है कि कोई चीज अपने अंदर आ गई है, तो धीरे धीरे क्या किया जाता है, HCl का सिक्रेशन करेंगे। तो जैसे ही 1 घंटे के समथिंग हो जाता है तो क्या होता है, जो भी आपने खाया था, जो भी आपका लीमन लाइपेज था एंड जो स्लाइवी एमाइलेज था, वो क्या करते हैं, आपके शरीर में वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, HCl सिक्रेशन होता रहेगा, HCl बनता रहेगा। HCl बनेगा तो इनका इफेक्ट तो कम हो जाएगा, और जो स्टमक का मीडियम था वो मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और आपके जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम थे वो डाइजेशन की प्रोसेस को क्या कर देंगे, कंप्लीट डाइजेशन के प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। यहां पर गैस्ट्रिक एंजाइम कौन कौन से आ गए, तो याद रखना गैस्ट्रिक एंजाइम कौन कौन से, आपका पेप्सिन हो गया, आपका रेनिन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज आ गया एंड गैस्ट्रिक म्यूसिन आ गया या म्यूकस आ गया। ये आपके क्या होते हैं, 4 आपके गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पेप्सिन की बात करें तो याद रखना, जो आपका पेप्सिन है यहां पर किस इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, मतलब इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पेप्सिनोजन के रूप में आपके अंदर पड़ा है। बोले तो इनएक्टिव रूप में है, सक्रिय बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा बात करें, जैसे ही HCl की मात्रा बढ़ेगी वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो पेप्सिनोजन था ये पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, जो भी आपने फूड खाया था उस फूड में यदि प्रोटीन है तो ये जो आपका पेप्सिन था इस प्रोटीन को प्रोटीज में तोड़ देगा एंड फिर उसके बाद में किसमें तोड़ देगा, पेप्टोन के अंदर इसको तोड़ दिया जाता है। मतलब जो आपका पेप्सिन है ये एक तरह से क्या कर रहा है, प्रोटीन को तोड़ने का काम कर रहा है, ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है। इसके अलावा रेनिन की बात करें, रेनिन का ही दूसरा नाम है चाइमोसिन, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर जो आपका रेनिन है, ये रेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रो आ गया, प्रो का मतलब यदि कहीं भी प्रो आ जाए एंड लास्ट में जन आ जाए तो वो आपके क्या है, इनएक्टिव रूप में प्रेजेंट है। अब यदि बात करें तो जो आपका प्रोरेनिन था, ये प्रोरेनिन भी इनएक्टिव रूप में प्रेजेंट था। जैसे ही HCl बढ़ा शरीर के अंदर, मतलब स्टमक के अंदर, तो HCl जैसे ही बढ़ा तो प्रोरेनिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके रेनिन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पे रेनिन का क्या रहेगा, जो भी आप दूध पिया है, जो भी आप क्या पी रहे हो, दूध पी रहे हो, अब उस दूध के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है केसिनोजन। ये केसिनोजन क्या है, आपका सोलेबल कंडीशन में है। अब क्या किया जाता है, जब रेनिन एंड केसिनोजन ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं तो मिलके क्या करते हैं कि इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है कैल्शियम पेराकेसिनेट। बोले तो रेनिन का काम क्या रहता है, जो आपका केसिनोजन है, इस केसिनोजन या इस केसिन को किसमें कन्वर्ट, पेराकेसिन है या पेराकेसिनेट है, इसमें तोड़ने का काम करता है। वेरी वेरी यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है। अब एनसीईआरटी आपकी यही बोलती है कि यहां पर जो केसिन था, ये केसिन एक तरह से आप बोल सकते हैं सोलेबल कंडीशन में था। बोले तो एक तरह से थोड़ा क्या था, एकदम तरल पदार्थ था। कैसा था, तरल था, लिक्विड था। लेकिन जैसे ही जो आपका रेनिन इससे मिलेगा तो केसिनोजन पेराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सेम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। बोले तो थोड़ा जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं समझाने की बात करूं, एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल नहीं करती है, समझाने की बात करें तो ये आपके दूध में था, तो दूध एक तरह से किसमें कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा आपका दही होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, मतलब थोड़े थोड़े सॉलिड टाइप में होता है, तो दूध से क्या बन गया, दही बनाने का काम रेनिन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके होटल वगैरह वाले होते हैं ना, लोग होते हैं, उनका दही आपने देखा होगा कितना एकदम अच्छे से जमता है उनका दही। वो किस लिए जमता है, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, दूध में रेनिन को डाल देते हैं। इसीलिए जो आपका ये है, इसको जो आपका रेनिन है ये दही में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको कर्डिंग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका रेनिन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले गए कि भाई कर्डिंग एंजाइम के नाम से किसको जाना जाता है, तो जो आपका रेनिन है इसको जाना जाता है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो एक और चीज आपको याद रखना है कि मान लीजिए कभी कभी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कभी कभी आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, पानी नहीं पीते, टाइम पे खाना खा के सो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको एसिडिटी सी महसूस होती है। एसिडिटी होगी मतलब आपके शरीर, आपका जो स्टमक था उसमें क्या होगी, HCl की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप क्या करते हैं, उसको मतलब थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि एसिडिटी बढ़ गई मतलब क्या हो गया, शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ गई। अब अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो उसको अपन को न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए वापस तो अम्ल खा नहीं सकते, वापस से अम्ल खाएंगे तो क्या हो जाएगा, वापस और ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, जो भी क्षारीय चीज होती है, जो बेस होता है, उसको खाया जाता है। तो क्या होता है कि अम्ल का भी काम हो जाए और क्षार का भी काम हो जाए, तो पूरा क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए सिस्टम। तो आप क्या लेते हैं, डाइजिन आपने देखी होगी, डाइजिन आपने लेते होंगे आप। तो वो जो आपकी डाइजिन थी, उस डाइजिन में क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बोले तो Mg। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2। ये क्या होता है, आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखना। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, या बोले तो जो MgOH2 है, इसको क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ये एक तरह का क्या होता है, एंटासिड होता है। क्या होता है, एंटासिड। जो क्या करता है, एंटासिड नाम से पता चल रहा है कि एसिड के अपोजिट चलता है, इसीलिए जो इसको एंटासिड बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो आपकी अम्ल की मात्रा है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जो आपकी डाइजिन की बोतल आती है, उसके अंदर आपने देखा होगा जो पिंक कलर का थोड़ा सा ऐसे काफी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, वो क्या होता है, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, बोले तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है। अब एक छोटा सा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये चीज आपको देखना है कि जो आपका प्रोटीन है एंड जो फैट है, याद रखना इनका सबसे पहले जो पाचन होता है वो कहां पर होता है, आपके स्टमक के अंदर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो भी चीज ऑलमोस्ट आप खा रहे हैं उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, या फैट है। लेकिन जो आपके प्रोटीन एंड जो फैट है, इनका सबसे पहले जो आपका जो डाइजेशन है, पचते हैं, वो कहां होता है, इनका डाइजेशन सबसे पहले स्टमक में होता है। लेकिन ये तो किसका है, ओनली फॉर प्रोटीन एंड फैट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो मैंने बोला ही नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे पहले डाइजेशन है वो कहां होता है, आपकी जो बक्कल कैविटी है, जो माउथ है, यहां पर होता है। अब ये चीज तो ऐसे होगी। अब एक चीज आपको घुमा के पूछ सकता है कि आपको न तो प्रोटीन नाम दिया, नहीं आपको वसा फैट नाम दिया, नहीं आपको कार्बोहाइड्रेट नाम दिया, आपको बस इतना बोल दिया कि भाई सबसे पहले जो भोजन है इसकी पाचन की शुरुआत कहां से होती है, स्टार्टिंग कहां से होती है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करके आओगे, भाई स्टमक में होती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, नहीं तो आपसे प्रोटीन के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं फैट के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं कार्बोहाइड्रेट। तो खाने की जो सबसे पहली जो स्टार्टिंग थी वो कार्बोहाइड्रेट, आपके माउथ में ऑलमोस्ट 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। मतलब आपके डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहां से, सबसे पहले जो आपकी बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, इसके अंदर याद रखना सबसे पहले डाइजेशन की प्रोसेस होती है। वो भी किस चीज की, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन होता है। जबकि ये पूछ लिया जाए कि प्रोटीन एंड फैट का सबसे पहले डाइजेशन कहां होता है, वो आपके स्टमक में होता है। तो 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करें तो जो आपका गैस्ट्रिक लाइपेज है, इसकी बात करें तो जो गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या रहता है, लाइपेज क्या करता है, जो भी चीज आपने खाई है उसके अंदर भी फैट प्रेजेंट है, वसा उसमें प्रेजेंट है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि कंप्लीट फैट को ही क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। कंप्लीट फैट का डाइजेशन आपके स्टमक के अंदर नहीं होता है। ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हैं कि 1 से 1.5% तक जो फैट है इसका डाइजेशन तो स्टमक में हो जाता है। लेकिन बाकी का जो डाइजेशन है वो कहां पर होता है, जो ड्यूडेनम होता है, यानी जो ग्रहणी है, उस ग्रहणी के अंदर होता है। वो भी किसके प्रेजेंस में, जो बाइल जूस होता है उसकी प्रेजेंस के अंदर ये होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जो आपके फैट का जो सबसे पहले जो इमल्सिफिकेशन है, पायरेसीकरण है, उसकी प्रोसेस कहां पर स्टार्ट होती है, जो आपके ड्यूडेनम का वाला पार्ट है इसके अंदर होता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो आपकी फैट है, जो आपकी फैट है, यदि अपन फैट की बात करें तो फैट एक तरह से मान लीजिए आपका घी है। तो आपने ये चीज आपने देखी होगी कि घी, जैसे आपके घर के अंदर मम्मी को आपने देखा होगा, तो घी वाला मतलब आप घी का एक बर्तन है, बार बार उसमें घी डाल रहे हैं, खत्म हो गया वापस डाल दिया, खत्म हो गया वापस हो गया। लेकिन जब 2-3 महीने हो जाते हैं तो अपन उसको धोने के लिए मम्मी उसको लेके जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको क्या किया जाता है,
मतलब गर्म पानी उसके अंदर डाल दिया जाता है। गर्म पानी डालोगे तो थोड़ी बहुत जो फेट रहेगी वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। वो पिघल के आप उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो बर्तन क्या रहता है, चिकना रहता है। तो वो चिकना रहता है तो आपने देखा होगा कि जो भी डिटर्जेंट होता है, जो आपकी विम होगी, जो गारंटी लेते हैं कि भाई हम पूरे को साफ कर देते हैं, तो मान लीजिए आपने विम लिया, विम लेके जब आपको चारों ओर से, और आपके लोहे का जो झाबा होता है उससे चारों ओर से आप उसको करते रहते हो, तो आपने देखा होगा झागनुमा स्ट्रक्चर हो जाती है। मतलब थोड़ा सा वो ऐसे झागनुमा सॉलिड हो जाता है, फिर जब आप उसको धो लेते हो तो वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो यहां पर जो आपके बाइल जूस हो गए, पेनक्रियाटिक जूस हो गए, सारे के सारे कहां आते हैं, आपके डिडनम वाले पार्ट में खुलते हैं, ग्रहणी में खुलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो फेट होती है, अब ये फेट मान लीजिए आपकी इंटेस्टाइन के अंदर चिपक गई तो चीज क्या होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। मतलब जो भी चीज ऑब्जॉर्व करनी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो वो चीज अच्छे से ऑब्जॉर्व हो पाए तो उसलिए क्या किया जाता है, ये जो बाइल जूस हो गए, पेनक्रियाटिक जूस हो गए, ये क्या करते हैं, घुमा घुमा के क्या कर लेते हैं, फेट का इमल्सिफिकेशन कर लेते हैं। बोले तो फेट को घुमा घुमा के उसको झाग में कन्वर्ट करके शरीर जहां जहां उसको जाना होता है वहां अदरवाइज उस चीजों को बाहर निकाल देते हैं। यही क्या कहलाता है, फेट का इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। बाकी आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे तब आपको पता चल जाता होगा कि फेट का इमल्सिफिकेशन कैसे होता है। अब जो आपका गैस्ट्रिक म्यूकस है, गैस्ट्रिक म्यूकस का सीधी सी बात है काम क्या हो गया कि जो म्यूकस हो गया वो ये सिक्रेट करती है। म्यूकस सिक्रेट करिए तो सीधी सी बात है कि स्टमक को HCl की, स्टमक की जो वाल है उसको HCl से प्रिवेंट करने का, बचाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ये सारी की सारी चीज अपन ने देख ली। अब अपन बात करें तो जो स्टमक, जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, इसके कंपोजिशन की बात करें, इसके संगठन की बात करें, बोले तो कि गैस्ट्रिक जूस में आखिरकार क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो जो वाटर होता है वो ऑलमोस्ट 99% तो क्या होता है, 99.5% आपका वाटर होता है। इसके अलावा HCl होता है कि 0.2 से लेके 0.3% तक हो सकता है। एंड जो गैस्ट्रिक जूस है इसकी पीएच कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2.5 तक होती है। बोले तो काफी ज्यादा एसिडिक होती है। इसके अलावा इनमें गैस्ट्रिक एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। जो आपका कंप्लीट जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी बात कर रहा हूं, HCl की बात यहां पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ एग्जांपल की बात करें, पेप्सिनोजन आ गया, प्रोरेनिन आ गया, गैस्ट्रिक लाइपेज आ गया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्रोरेनिन हो गए, रेनिन हो गए, इनको एक्टिव कौन करता है, आपके HCl के द्वारा किया जाता है। आगे बात करें तो स्टमक के क्या फंक्शन है, तो स्टमक का सीधी सी बात है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। कि जो फूड है उसको स्टोर करके रखता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे होता है, थोड़ी बहुत फैट का हो जाता है, यहाँ पे काइन का फॉर्मेशन होता है। काइन का मैंने आपको बता दिया था, जो बोलस, वो आपका बोलस है एंड जो आपके गैस्ट्रिक जूस है, ये दोनों जिस टाइम पे मिल जाते हैं वो चीज क्या, वो फूड अब क्या कहलाएगा, काइन कहलाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, स्टमक क्या है, काइन को क्या करता है, डडनम में भेजने का भी एक पैसेज है, बोले तो पाथवे ये होता है। इसके अलावा जो मैकेनिकल डाइजेशन है फूड का वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। केमिकल डाइजेशन तो होता है, उसके साथ में मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है, जो मैंने मसल्स बताई थी ना, लॉन्गिट्यूडनल मसल थी, सर्कुलर मसल थी, वो क्या करती है, फूड को तोड़ने मरोड़ने का काम करती है। क्योंकि रोटी आप दांतों से अच्छे से नहीं चबाते हैं तो वो स्टमक में जाएगी, स्टमक को भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो वहां पे जो मसल्स है वो मसल्स क्या करती है, उस चीज को और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। तो चलिए अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं जो आपकी इंटेस्टाइन वाला पार्ट है इसको। स्टमक आपका कंप्लीट हो गया। स्टमक से जस्ट फूड अब आगे की साइड में कहां जाएगा, आपके इंटेस्टाइन। अब जो आपकी इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन भी दो तरह की इंटेस्टाइन होती है। एक तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक आपकी कौन सी आ जाती है, लार्ज। एक तो कौन सी स्मॉल, एक आपकी कौन सी आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। बोले तो इंटेस्टाइन क्या होता है, आपका एक सबसे लॉन्ग वाला जो पार्ट है वो होता है, घुमावदार पार्ट होता है। और इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, जो भी चीज आपने खाई है उसका सबसे ज्यादा जो अब्जॉर्प्शन की जो काम होगी, मतलब किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। अब जो भी चीज आपने खाई उसमें से क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, जो विटामिन हो गए आपके, न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके, मिनरल्स हो गए, इन सब का वहां पर क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और जो चीज अनडाइजेस्ट होगी, जो चीज बच गई, उनको शरीर से क्या कर दिया जाता है, एग्जिट किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो चलिए उन्हीं के अंदर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। ये चीज आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को शॉर्टकट के अंदर GI ट्रैक भी बोलते हैं, बोले तो GI के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे लंबा वाला पार्ट है वो आपका कौन सा होता है, स्मॉल
इंटेस्टाइन का होता है। इसके अलावा ये कैसी होती है, एक ट्यूब लाइक होती है जो क्या करती है, आपके स्टमक को किससे जोड़ती है, लार्ज इंटेस्टाइन से। मतलब ये आप देख रहे होंगे आपके स्टमक की स्ट्रक्चर है, ये स्टमक का यहां तक का तो कौन सा था, पाइलोरस वाला पार्ट था। तो याद रखना स्टमक में दो आपकी ओपनिंग थी, एक ओपनिंग तो यहाँ पे थी जिसको क्या बोले थे, कार्डिक स्पिंचर है ना, दो गेट प्रेजेंट है, दूसरा गेट यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो लास्ट वाला पार्ट कौन सा था, पाइलोरिक वाला पार्ट था स्टमक के, तो यहाँ पे कौन सा होता है, पाइलोरिक स्पिंचर होता है। अब यहां से आपका क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है, डिडेनम बोला जाता है। इसके अलावा इसमें ये जो घुमावदार काफी ज्यादा भाग देख रहे हैं, तो बीच वाला पार्ट इसमें कौन सा आ जाता है, जेजुनम वाला आ जाता है। एंड लास्ट वाला पार्ट इसमें कौन सा आ जाता है, आपके इलियम वाला आ जाता है। ये तीन पार्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्टमक को क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपकी कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम कौन करती है, सॉरी, स्टमक को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम कौन करती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। अब ये पूछ लिया जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना ऑलमोस्ट 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। बोले तो 6 से 7 मीटर तक क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है। इसके डायामीटर की बात करें तो इसका डायामीटर कितना होता है, 2 से 3.5 सेंटीमीटर तक होता है। अब देखने में तो आपको सबको ये लग रही होगी कि भाई इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा, क्योंकि काफी ज्यादा लंबी ये आपको देखने को मिल रही है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन तो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। सिर्फ इतनी सी लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है, फिर भी इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है। तो इसको स्मॉल बोलने के पीछे रीजन क्या है, इसका डायामीटर है। कैसे है ये थोड़ी देर में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां देखिए, गौर से देखिएगा, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डायामीटर कितना है, 2 से 3.5 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगे बताऊंगा आपको। इसके अलावा बात कर लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है। पहला आ जाता है डुोडेनम, फिर आ जाता है जेजुनम, उसके बाद में क्या आ जाता है, इलियम वाला पार्ट आ जाता है। जो आपका डुोडेनम वाला पार्ट है, याद रखना भोजन का सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है, सबसे ज्यादा जो पाचन है, वो क्या होता है, डुोडेनम वाले पार्ट में होता है। रीजन पूछ लिया जाए कि भाई आखिरकार क्यों होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो आपका डुोडेनम वाला पार्ट है, इसके अंदर लीवर की जो आपके मतलब लीवर से जो बाइल जूस निकलता है, वो बाइल जूस भी सबसे पहले आपके डुोडेनम वाले पार्ट में आएगा। फिर जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड, जो भी खाना आपका था, सॉरी, जो आपके स्टमक में जो भी था, मतलब उसके अंदर भी आपके एंजाइम वगैरह में, गैस्ट्रिक एंजाइम वगैरह सारे के सारे प्रेजेंट थे, तो वो फूड भी आपके कहाँ आ रहा है, सबसे पहले डुोडेनम में आ रहा है। इसके अलावा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा जो पेनक्रियाटिक जूस आएगा, बोले तो कौन कौन सा, 3 चीज आपको याद रखनी है। पहला तो आपका कौन सा आ जाएगा, आपका बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक, ऐसे ही पेनक्रियाटिक जूस, ये सारे के सारे आपके, ये दोनों के दोनों हैं, वो सबसे पहले कहां आ रहे हैं, आपके डुोडेनम वाले पार्ट के अंदर ही आ रहे हैं। तो यहां पर डुोडेनम वाले पार्ट में फूड स्टमक से आपके डुोडेनम में आया, डुोडेनम में ये सारी की सारी चीजें मिल रही थी। तो मतलब 3-4 तरह के एंजाइम आपके डुोडेनम में आ रहे हैं। इसीलिए जो आपका डुोडेनम है, जो ग्रहणी वाला पार्ट है, इसमें भोजन का सबसे ज्यादा डाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद में कौन सा आ जाता है, जेजुनम। डुोडेनम से फूड कहां चला जाएगा, जेजुनम में चला जाएगा। जो आपका जेजुनम वाला पार्ट है, इस जेजुनम के अंदर फूड, जो भी आपने खाना खाया, उसका कंप्लीट जो डाइजेशन है, मान लीजिए थोड़ा बहुत डाइजेशन यदि आपके डुोडेनम वाले पार्ट में नहीं हुआ होगा, तो कंप्लीट जो डाइजेशन होगा वो आपके जेजुनम वाले पार्ट में हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट में फूड कहां जाएगा, आपके इलियम के पास में जाएगा। और इलियम के अंदर पाचन तो किसी चीज का नहीं होगा, लेकिन जो चीज पच चुकी है, जो चीज डाइजेस्ट हो चुकी है, उनमें से किन किन चीजों का अवशोषण करना है, किन चीजों का ऑब्जर्वेशन करना है, वो सारा का सारा काम का होगा इलियम में होगा। तो जो डुोडेनम है ये ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लंबा पार्ट है, इसलिए काफी ज्यादा लंबा पार्ट है, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा डाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद में 1 से 1.5 मीटर तक आपका जेजुनम वाला आ जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत बाकी चीज जो पचने से रह गई थी उनका हो जाता है। फिर ये दोनों में जो पचने की प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाती है, डाइजेस्ट होने की प्रोसेस, फिर फूड आपके इलियम में आएगा। इलियम आपका 2.3 से 5 मीटर लंबा होता है, जिसमें जो भी चीज पच गई है उनमें से जो भी चीज मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, उनको ऑब्जर्व करना होता है, वाटर वगैरह जो भी चीज है वो उनका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कर लिया जाता है। अब एक चीज है वो यहाँ पर और पॉइंट आपको याद रखना है कि छोटी आंत होती है, ये आहार नाल का वो भाग होती है जहां पर भोजन का पाचन सबसे ज्यादा होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आ जाए
कि भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां पर होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में। यदि ऑप्शन के अंतर देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि छोटी आंत भी नाम आ जाए और डडनम भी नाम आ जाए, ये चीज तो पॉसिबल होगी नहीं। यदि नाम ही आ जाए, डडनम आ गया, जजनम आ गया, इलियम आ गया, स्टमक आ गया, ये 4 ऑप्शन आ गए, तो उनमें से आपको डडनम को क्या कर देना है, राइट कर टिक कर देना है। इसके अलावा ये पूछ, इनके अलावा 4 ऑप्शन और आ जाए, छोटी आंत आ जाए, बड़ी आंत आ जाए, स्टमक आ जाए एंड आपका पेनक्रियाज आ जाए, तो उनमें से आपको छोटी आंत पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। ये चीज आपको याद रखनी है। यदि कंप्लीट आहार नाल में आ जाए, ऑप्शन में छोटी आंत है तो छोटी आंत कर देना है। यदि ऑप्शन में छोटी आंत नहीं है, ड्यूडेनम है, गृहिणी है, तो गृहिणी को कर देना है। दोनों एक साथ आने के चांस न के बराबर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है डडनम, उसके बारे में। तो डडनम क्या है, सबसे मेन साइट है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, पहली साइट है। एंड सबसे क्या होता है, शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट जो आपका सेक्शन है वो कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। इसके अलावा बात करें तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर बस इतना याद रखना है, ये वाली लाइन आप स्किप करना चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, बस इतना याद रखना है कि इसकी जो शेप वो कैसी होती है, सी शेप होती है। नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग सी शेप होती है, पुरानी के अकॉर्डिंग कैसी होती है, आपके यू शेप्ड क्या होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 25 से 30 सेंटीमीटर तक क्या होती है, ये आपकी लंबी होती है। और कहां पर प्रेजेंट होती है, ये आप गौर से यदि डायग्राम में देखेंगे तो ये जो आपका जो अग्नाशय है, जो आपका पेनक्रियाज है, यहां पर पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। तो पेनक्रियाज का जो शीर्ष वाला पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट है, या बोले तो पेनक्रियाज के पास में क्या होती है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। सॉरी, डडनम वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। अब जो डडनम है, इसके अंदर क्या होती है, इसकी जो डडनम के अंदर यदि आप इसको खोल के देखोगे तो इसके अंदर कुछ आपकी क्या होगी, सब म्यूकोसा जो ग्लैंड होगी वो ग्लैंड प्रेजेंट होगी। वहीं पे क्या होती है, बूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये क्या था, बूनर नामक वैज्ञानिक ने खोदा था, इसलिए इसको बूनर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लिया जाए कि बूनर ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है, तो बूनर ग्लैंड जो आपका डडनम है वहां पर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है बूनर ग्लैंड, जो ये कहां पर प्रेजेंट है, गृहिणी की जो उपश्लेष्मा झिल्ली होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। और ये मुख्य रूप से क्या करती है, गृहिणी से जो भी अमाशय में भोजन आएगा, मतलब जो भी भोजन अमाशय स्टमक से गृहिणी के अंदर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट डडनम में आएगा, तो भोजन क्या होता है, काइम होता है, मतलब अम्लीय काइम होता है। भोजन के अंदर थोड़ी सी अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या था, HCl उस फूड के अंदर मिल गया था, तभी तो अपन उसको क्या बोल रहे थे, चाइम बोल रहे थे, या बोले तो काइम बोले तो ये भोजन यदि थोड़ा बहुत अपचित है, बोले तो आंशिक रूप से जो भोजन पचा हुआ रहता है, तो उससे क्या करती है, ये जो बूनर ग्लैंड रहती है, ये आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी भी जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन कहीं से रेप्चर ना हो जाए, कहीं से टूट ना जाए, जल ना जाए, तो उससे बचाने का जो काम है वो काम किसके द्वारा किया जाता है, बूनर ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ये बूनर ग्लैंड क्या होती है, एक क्षारीय मतलब बेस युक्त जो आपका बलगम होता है, बोले तो थोड़ा सा मतलब ऐसे मान लीजिए सेमी लिक्विड टाइप का जो पदार्थ होता है, उसका क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है, जो कैसा होगा, क्षारीय। तो क्षार है वो अम्ल के साथ में मिलेगा, तो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा। इसलिए आपकी जो बूनर ग्लैंड है ये हेल्प करती है, किस चीज का काम करती है, कि जो भी आपके स्टमक से जो फूड आया है उससे के अंदर जो काइम है, मतलब जो HCl है, उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम करने का काम बूनर ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं डडनम के फंक्शन। तो डडनम का सीधा सा फंक्शन हो गया कि जो भी बाइल आ गया, जो भी एंजाइम आ गए, जो भी चीज डाइजेस्ट नहीं हुए, उनको डाइजेस्ट करने का काम क्या किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो भी फूड के अंदर थोड़ा बहुत विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, इनको थोड़ा बहुत ऑब्जॉर्व करने का काम है, वो भी इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। तो ओवरऑल यदि बात करना ऐसे दे दिया जाए कि भाई इंटेस्टाइन, न तो स्मॉल के बारे में बोला जाए, न ही लार्ज के बारे में पूछा जाए, इतना ही दे दिया जाए कि भाई इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है। तो इंटेस्टाइन का, जिसमें स्मॉल एंड लार्ज दोनों इंटेस्टाइन मिक्स है, तो इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है, चीजों को ऑब्जॉर्व करने का काम है, वो किसका होता है, आपके इंटेस्टाइन का काम रहता है। ऐसा नहीं है कि ओनली ऑब्जॉर्व करने का काम है, ज्यादातर ऑब्जॉर्व करने का काम इंटेस्टाइन का रहता है। जबकि जो डडनम वाला पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो फूड का जो डाइजेशन है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है, वो सबसे ज्यादा कहां होती है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डडनम। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह की कोई एंजाइम सिक्रेशन नहीं होता है, तो वहां पर
पर तो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन का ही काम होता है। कैसे होता है वो थोड़ी देर में अपन देख लेंगे। तो ये अपन ने बात कर ली डेडिनम की। अब बात करें जजनम की। तो जजनम क्या होता है, मिडल वाला पार्ट होता है, मतलब कुंडलित पार्ट है। ये बीच वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये आपका कौन सा आ जाता है, जजनम वाला आ जाता है। ये आपके डेडिनम वाला पार्ट आ गया, ये जजनम वाला आ गया, ये कौन सा है, इलियम वाला पार्ट आ जाता है। ये आपका सेकेंड वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो क्या करता है, इलियम एंड डेडिनम इन दोनों को जोड़ने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके जजनम के द्वारा किया जाता है। और ये 2.5 मीटर लंबा होता है। इसके अलावा जजनम की बात करें तो जजनम में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या किया जाता है कि मतलब अब जो भी चीज को डाइजेस्ट करनी है वो डाइजेशन की प्रोसेस, मतलब स्टमक ने जितना अपना काम कर लिया था उतना कंप्लीट हो गया, डेडिनम को भी जितना भोजन को डाइजेस्ट करना था उतना कर दिया। इसके बाद में लास्ट बार जो फूड है वो कहां आएगा, जजनम के पास में आएगा। और जजनम अब उसको लास्ट टाइम क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और अब उसको जितना भी डाइजेस्ट होना होगा वो जजनम के लास्ट पार्ट तक हो जाएगा। फिर जो भी चीज रहेगी वो अनडाइजेस्ट ही रहेगी, बस उनमें से जिन भी चीजों को ऑब्जर्व करना होगा वो सारी की सारी चीज ऑब्जर्व कर ली जाएगी, बाकी जो भी मटेरियल रहेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यही चीज होगी कि यहां पर क्या किया जाता है, जो जजनम होता है इसके द्वारा जो भी भोजन है उसका कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन याद रखना, जो आपके जजनम के पास में जो फूड आएगा उस फूड को अपन क्या बोलते हैं, काइल बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो मैंने आपको बताया था बोलस, एक नाम मैंने बताया था आपको काइन, या जिसको चाइम बोलते हैं, एक आ गया आपका काइल। इन तीनों में डिफरेंस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपके आते हैं ना कि एक से ज्यादा को आप चुनिए, उनके अंदर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि बोलस किसका है, जब लार फूड के अंदर मिल जाती है तब तो वो बोलस कहलाता है। एंड जब फूड के अंदर जो HCl मिल जाता है, बोले तो जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है, गैस्ट्रिक जूस वाले थे जो स्टमक वाले, वो जब उस बोलस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका चाइम कहलाएगा। इसके अलावा काइल कब कहलाएगा, कि जब जो आपके डेडिनम के पार्ट हो गए, जो भी आपका इंटेस्टाइनल जूस हो गया, वो सारी की सारी चीज जब मिल जाएगी और उस फूड को और ज्यादा लिक्विड में पदार्थ में कन्वर्ट कर देगी तो वो क्या कहलाता है, आपका काइल कहलाता है। चीज आपको याद रखनी है। एंड इसके अंदर भी क्या किया जाता है, जो भी आंशिक तत्व होते हैं उन सबका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट होगी, प्रोटीन होगी, फैट होगी, इनका भी अवशोषण है वो सबसे पहले आपके जजनम वाले पार्ट में ही स्टार्ट हो जाता है। ओवरऑल बोले तो आपके जजनम से जो आपके डाइजेस्ट, मतलब जो भी चीज आपकी पच गई है उनको डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में जो फूड है वो आपके कहा गया, इलियम के पास में। तो जो इलियम है वो आपका क्या होता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है और लॉन्गेस्ट सेक्शन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट कौन सा आ जाता है, इलियम आ जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा कितना लंबा होता है, ये 3.5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। और ये आपका, इसका काम क्या रहता है, ये जो आपका इलियम वाला पार्ट था, तो इलियम एंड सिकल इन दोनों को, सॉरी, जो आपका इलियम वाला पार्ट है इससे जस्ट पहले कौन सा आया था, जजनम। तो जजनम को क्या करता है, ये कोलोन से मिलाने का काम करता है कौन, जो आपका इलियम वाला पार्ट होता है। और आपका जो आपका कोलोसिका, सॉरी, ये जो सिकम है, ये सिकम वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन का आपका पहला पार्ट ये हो जाता है। अब यदि यहां पे आप बात करें तो जो आपका इलियम है, यहां पर आपको 2 पॉइंट्स है, वो 2 पॉइंट याद रखने हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपकी क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन थी। ये आपकी कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आप देख रहे हैं ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका लास्ट वाला पार्ट है, जो आपका कौन सा है, इलियम है। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, सिकम बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, सिकम बोला जाता है। अब ये जो इलियम, मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट था, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सिकम पार्ट था। यदि फूड एक बार सिकम वाले पार्ट में आ गया तो वापिस वो फूड इलियम वाले पार्ट में नहीं जाएगा। तो इसके लिए भी यहाँ पे कोई दरवाजा होना चाहिए, कोई वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको इन दोनों को सम्मान के अंदर नाम दिया गया है, इलियोसिकल वॉल्व। क्योंकि ये इलियम वाला पार्ट आ गया, ये सिकम वाला पार्ट आ गया, तो दोनों को मिक्स करके नाम, क्या नाम दिया गया है, इलियोसिकल वॉल्व नाम दिया गया है। तो पूछ लिया जाए कि भाई इलियोसिकल वॉल्व कहां प्रेजेंट होता है, तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट एंड लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, जिसको नाम क्या है, इलियोसिकल वॉल्व, जो फूड के बैक फ्लो को रोकता है। तो वही चीज होगी कि ये क्या कर, ये क्या है, फूड के बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। एक नाम और आ जाता है पेयर्स
पाउच। ये जो पेयर्स पाउच है ये आखिरकार क्या होता है? जिस टाइम पे आप जो आपका कोलोन वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर जिस टाइम पे आप देखेंगे, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ले लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ले लीजिए, उनके अंदर क्या होता है आपको जो इलियम वाला जो पार्ट देते हैं, ये सिकम, ये आपके कोलोन वाला पार्ट आ जाता है, बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है। वहां पर क्या होता है कि कुछ इस तरह की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, कुछ पाउच आपको देखने को मिल रही होगी, इनकी जो वॉल होती है इनके अंदर की साइड में, ये जो आप पाउच देखने को मिल रहा है, इन्हीं पाउच को क्या बोला जाता है? पेयर्स पाउचर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पेयर्स नामक वैज्ञानिक ने इनको खोजा था, इसलिए इनको पेयर्स पाउच बोला जाता है। इन पेयर्स पाउच का फंक्शन क्या होता है कि इम्यूनिटी में फंक्शन रहते हैं। तो याद रखना, इनका काम क्या रहता है कि जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ये पेयर्स पाउचर है, ये पेयर्स पाउच इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो इस चीज को आपको क्या है याद रखना। बाकी क्या रोल रहता है क्या नहीं रहता है ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इलियम का फंक्शन। तो इलियम का सीधी सी बात है वही फंक्शन होगी कि जो भी फाइनल चीज है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर से जिन भी चीजों को ऑब्जर्व करना होता है वो सारे के सारी चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। खास तौर पे जो विटामिन B12 है एंड जो बाइल साल्ट है इनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। एंड इम्यूनिटी के अंदर भी क्या करता है? ये फंक्शन करता है। और आगे क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब जो भी अनडाइजेस्ट फूड रह गया, वेस्ट फूड रह गया, उसको आगे सप्लाई करने का काम कौन करता है? इलियम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यदि एक चीज और बात करें लास्ट एंड फाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जिस एंजाइम का सिक्रेशन होता है उस एंजाइम को क्या बोला जाता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम बोला जाता है, या सर्कस इंट्रिकस के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि सर्कस इंट्रिकस नाम से आ जाए कि सर्कस इंट्रिकस एंजाइम किसका है, तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन का ही ये पार्ट होता है। इसके अलावा सर्कस इंट्रिकस को ही क्या बोला जाता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम बोला जाता है। और एंटेरोकाइनेज एंजाइम की पीएच पूछ लीजिए तो इसकी पीएच कितनी होती है? ऑलमोस्ट 8 क्या होती है इसकी पीएच होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, वहां पर क्या आता है कि जो आपके पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस है वो भी सिक्रेशन होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस जो आपका जूस था रथ था उसके अंदर क्या होता है? आपका ट्रिप्सिनोजन, मतलब जो आपका ट्रिप्सिनोजन था ये कैसा था? इनएक्टिव रूप में प्रेजेंट था, बोल तो निष्क्रिय रूप में प्रेजेंट था। तो जो आपका एंटेरोकाइनेज एंजाइम है जो इंटेस्टाइनल जूस है, ये क्या करता है? जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजिन है ना, इसको क्या करता है? सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहां पे याद रखना कि क्या होता है, जो आपका ट्रिप्सिनोजन है, इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम या सर्कस इंट्रिकस ले लीजिए या इंटेस्टाइनल जूस मान लीजिए, तीनों का नाम एक ही है। ये क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसका पीएच कितना होता है? ऑलमोस्ट 8 होती है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब फाइनल एंड पे अपन आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर, बोले तो 5 फुट के समथिंग क्या होती है इसके लार्ज इंटेस्टाइन की आपकी साइज होती है। लेकिन इसका जो डायामीटर होता है वो डायामीटर कितना होता है? ऑलमोस्ट 4.8 सेंटीमीटर। अब डायामीटर इसका क्या होता है? काफी चौड़ा है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर क्या था? थोड़ा सा कम था। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को डायामीटर के बेसिस के ऊपर इंटेस्टाइन को 2 पार्ट्स में रखा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर कम होता है इसलिए उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा, एंड लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर ज्यादा होता है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया गया है। डायामीटर के बेसिस पे थोड़ा सा आपको बता दिया, एग्जाम में चीज नहीं आती है, बस ऐसे ही मैंने बताया। आगे बात करें तो देखिए जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है इसको ब्लाइंड सेक या ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके किस पार्ट को? जो इसका फर्स्ट पार्ट है सीकम वाला पार्ट, इसको ब्लाइंड सेक वो पॉइंट होता है जिसकी ओनली फॉर एक ही ओपनिंग होती है। यहाँ देखिए एक ही ओपनिंग है, दूसरी ओपनिंग में तो आपकी अपेंडिक्स आ जाती है, किसी भी तरह की ओपनिंग नहीं है। इसीलिए जिसकी एक ओपनिंग होती है उस पार्ट को ब्लाइंड सेक नाम से जाना जाता है। चीज आपको याद रखनी है। अब आगे मेन पॉइंट ये आ जाता है कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके द्वारा किसी भी तरह के कोई भी एंजाइम का सिक्रेशन नहीं किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो भी चीज होगी उसका ओनली फॉर अब्जॉर्प्शन है वो ही किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक देखिए वही चीज आगे जो चीज मैंने बताई, तो यहाँ पर आपको 2 नाम देखने को मिल रहे होंगे, एक तो होस्ट्रा,
होस्ट्रा क्या होता है? ये जो आप डायग्राम देखेंगे इसमें दो चीज आपने देखी होगी, एक तो होस्ट्रा नाम आ रहा है, एक आपका टीनिया कोलाई नाम आ रहा है। ये जो आप होस्ट्रा देख रहे हैं, ये होस्ट्रा क्या है? ये होस्ट्रा एक्चुअल के अंदर आप पूरी की पूरी जो इंटेस्टाइन देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ इस तरह के पाउच आपको देखने को मिल रहे होंगे, इस तरह से घुमा होगा पूरे के अंदर, आपने देखा होगा पूरे में देखने को। इनको क्या बोला जाता है? होस्ट्रा बोला जाता है। जबकि टीनिया कोलाई क्या है? तो जो टीनिया कोलाई आप देख रहे हैं कि बीच में एक धागे नुमा स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे होस्ट्रा के बीच में आप देखेंगे दोनों साइड में ये होस्ट्रा है, इनके बीच में एक धागे नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इस धागे नुमा स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? टीनिया कोलाई बोला जाता है। तो डायग्राम में ये चीज आ जाए तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी। चलिए आगे बात करते हैं। टीनिया कोलाई, वही चीज मैंने भी बताया ना कि टीनिया कोलाई क्या है, कि ये जो देखिए गौर से देखिए, यदि इन होस्ट्रा को यदि मैं एक सीधी लाइन में लेके चलूं तो ये क्या है? आपके होस्ट्रा है। जबकि इनके बीच में ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन कुछ इस तरह से इनके अंदर देखने को मिलती है। तो ये जो लाइनिंग है इनके अंदर, इनको क्या बोला जाता है? होस्ट्रा बोला जाता है। किसको? ये जो दोनों के दोनों लाइन है इनको होस्ट्रा बोला जाता है। और इनके अंदर ये जो आप देख रहे होंगे, इनके अंदर ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, इन बॉक्स को क्या बोला जाता है? टीनिया कोलाई बोला जाता है। चलिए ये चीज तो अपन ने देख ली। अब जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें तो पहला पार्ट तो ये वाला जो आप देख रहे होंगे, ये पहला पार्ट तो आ जाता है सीकम वाला। दूसरा पार्ट आ जाता है आपका कोलोन वाला। पहला पार्ट तो कौन सा आ जाता है? आपके सीकम वाला पार्ट आ जाता है, जो कि आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं। दूसरा पार्ट कौन सा आ जाता है? आपके कोलोन वाला आ जाता है। दूसरा पार्ट कौन सा आ जाता है? आपके यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट कौन सा है? आपके कोलोन वाला पार्ट है। तीसरा पार्ट ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन सा आ जाता है? सीकम वाला, आपके रेक्टम वाला पार्ट आ जाता है। तो पहला पार्ट कौन सा आ जाता है? सीकम आ जाता है। फिर यहां से लेके यहां तक आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है? कोलोन वाला आ जाता है। एंड फिर आगे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये आपके रेक्टम वाला पार्ट आ जाता है। अब जो कोलोन है, ये कोलोन क्या होता है? आपके 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। ये जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं, ये होती है असेंडिंग कोलोन। किसी भी चीज को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो असेंडिंग कोलोन होगी। इस तरह से लिखेंगे तो आपके ट्रांसवर्स कोलोन आ गया। इस तरह से करेंगे तो डिसेंडिंग कंडीशन में नीचे की साइड में जा रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? डिसेंडिंग कोलोन बोल देंगे। और ये थोड़ा सा घुमावदार है इसलिए इसको क्या बोल देंगे? सिग्मोइड कोलोन बोल देंगे। तो बोले तो जो कोलोन होता है ये आगे जाके 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला आ जाता है आपका असेंडिंग कोलोन, दूसरा ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा डिसेंडिंग कोलोन, चौथा क्या आ जाता है? आपका सिग्मोइड कोलोन आ जाता है। तो ये अपन ने थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर देख ली। अब ये पूरा का पूरा जो भी डायग्राम अपन ने देखा है, ये वही चीज डायग्राम एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया है। यहाँ पे याद रखना, जो आपका सीकम है इसको ब्लाइंड से क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस चीज की एक ही ओपनिंग होती है, यहाँ पे देखिए इसकी एक ही ओपनिंग है, दूसरी ओपनिंग क्या है? यहाँ पे बंद है। किसके द्वारा? जो आपकी वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स है इसके द्वारा। ये एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिलहाल के टाइम पे, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में इसका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइम पे फूड क्या होता है कि सीकम में आता है, तो कुछ एक फूड कभी अनडाइजेस्टिव जो फूड होता है, वो फूड कई बार क्या होता है, जो आपके अपेंडिक्स वाला पार्ट है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसमें फंस जाता है। तो फंसने के कारण क्या होता है? इस अपेंडिक्स में थोड़ा सा क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन के कारण थोड़ी सी बढ़ने लग जाती है, स्वेलिंग आ जाती है किसी भी तरीके से। तो उस टाइम पे क्या होता है? इस पार्ट को कट करके शरीर से अलग कर दिया जाता है। तो कभी भी यहाँ की साइड में दर्द हो ना, साइड में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपेंडिक्स का दर्द तो नहीं है। अब इसके अलावा जो आपका सीकम वाला पार्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके अंदर क्या होता है? कुछ सिम्बायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट। ये आपका कौन सा है? सीकम वाला, आपका कोलोन सीकम वाला पार्ट है। इसके अंदर क्या है? डॉट डॉट में जो आप देख रहे हैं, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? विटामिन, जो भी फूड आपने खाया ना, उसमें से विटामिन को ऑब्जॉर्व करने का काम इनके अंदर किया जाता है। तो ये थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी फूड रहेगा ना, उसको थोड़ा सा तोड़ने फोड़ने का काम, उसमें से विटामिन हो गए, ये चीजें होगी, इन सबको ऐसा कर देते हैं कि तब बाकी कोई और भी चीजें उनको ऑब्जर्व कर ले। जो आपके कोलोन वाले पार्ट है, आपके रेक्टम वाले पार्ट है, ये उन चीज को क्या कर ले? ऑब्जर्व कर ले। कोई भी चीज बच गई है उसको ऑब्जर्व कर ले, बोले तो और एक तरीके से फूड को थोड़ा सा और ये थोड़ा सा गला देते हैं। लेकिन एक्चुअल के अंदर किसी भी तरह का डाइजेशन है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में बिल्कुल भी नहीं होता है। ये इलियम वाला पार्ट आ जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम आ जाता है। इनके बीच में जो वॉल्व होता है उसको इलियोसिकल वॉल्व बोला जाता है। चलिए आगे बात करें सीकम के। सबसे पहले सीकम वाले पार्ट की बात करें तो ये सीकम वाला पहला पार्ट आ जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड सीक के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा।
अब ब्लाइंड सेक के अंदर यदि ऑप्शन आ जाए, लार्ज इंटेस्टाइन को बोला जाता है, स्मॉल को बोला जाता है, पेनक्रियास को बोला जाता है, लीवर को बोला जाता है, तो याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन को ही क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सेक बोला जाता है। अब 4 ऑप्शन में आ जाए कि एक ऑप्शन सीकम आ जाए, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सीकम दोनों साथ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यदि ओनली सीकम आ जाए, कोलोन आ जाए, रेक्टम आ जाए, एनस आ जाए, तो उनमें से आप क्या कर दोगे, सीकम के ऊपर राइट क्लिक कर दोगे। चलिए आगे बात करें तो ये कैसी होती है, पाउच लाइक आपकी स्ट्रक्चर होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, और ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको जोड़ने का काम करती है। तो एक इलियोसिकल वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये इलियम वाला पार्ट था, ये सीकम वाला पार्ट था, दोनों जगह वॉल्व प्रेजेंट है, इलियोसिकल वॉल्व इसको बोलेंगे। आई थिंक ये नाम मैंने इतनी बार ले लिया वॉल्व वाले, तो आपको नींदों के अंदर भी, सपनों में भी आपको नाम याद हो जाएंगे। ये कैसा होता है, यहाँ पर एक अपेंडिक्स भी लटका हुआ रहता है, यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है। जो चीज मैंने आपको बता दी, ये एक तरह का क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिलहाल टाइम में इसका किसी भी तरह का कोई भी रोल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब सीकम के फंक्शन की बात करें तो सीकम के अंदर क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो पानी हो गया एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए उनका अब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो बड़ी मात्रा में किसका, पानी का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या किया जाता है, यहाँ पर अवशोषण किया जाता है। और ये जो आपका जो भी अनडाइजेस्ट मटेरियल था किसे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी आया है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से जो भी मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, उनका अवशोषण करने का काम करता है। इसके अलावा जो आपका सीकम वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ विटामिन है, वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो भी प्रेजेंट रहते हैं। वो सिम्बायोटिक जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे विटामिन बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाते हैं, विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं। सॉरी मैंने आई थिंक पहले गलत बता दिया होगा कि भाई ये विटामिन को अब्जॉर्प्शन करते हैं, अब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं, विटामिन बनाते हैं। फिर क्या किया जाता है, जो कोलोन वाला पार्ट है, ये उस फूड में से विटामिन को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो जो सीकम होता है, ये वेल डेवलप सीकम वाला पार्ट है, ये सबसे ज्यादा डेवलप किसमें होता है, रेबिट में होता है। क्यों, क्योंकि जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सीकम वाला पार्ट होता है। सॉरी सीकम के अंदर जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है, ये सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। इससे पहले यदि पुराने 100 वर्ष 200 वर्ष पहले जाए तो अपने जो पूर्वज थे वो क्या खाते थे, पत्ते खाते थे। पत्तों में क्या था, सेल्यूलोज की मात्रा थी। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या होता है, ये जो अपेंडिक्स है इसका काफी ज्यादा रोल रहता है। लेकिन आज के टाइम पे सेल्यूलोज अपन खा ही नहीं रहे, तो धीरे धीरे क्या हो गया, आपकी जो अपेंडिक्स है इसने काम करना बंद कर दिया। तो ये एक तरह से क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। तो जो पुराने आदमी थे ना, उनके अंदर क्या थी, ये आपके अपेंडिक्स काफी ज्यादा डेवलप थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में किसी में नहीं है। प्रेजेंट टाइम में यदि ये डेवलप है तो ओनली फॉर जो आपका खरगोश है, क्योंकि खरगोश क्या खाता है, पत्ते वत्ते खाता है। तो इसलिए खरगोश के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, सीकम डेवलपमेंट होती है, सीकम। चलिए आगे बात करें अपन कोलोन की। कोलोन वाले पार्ट की बात करें तो कोलोन वाला पार्ट क्या होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, काफी ज्यादा डेवलप होता है। और इसका मेन काम क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर का, विटामिन का एंड जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो भी वेस्ट मटेरियल आया है उससे इन सारी चीजों को अब्जॉर्ब करने का काम किसका रहता है, आपके कोलोन वाले पार्ट का रहता है। अब जो कोलोन वाला पार्ट है, इसके अंदर आपके एनसीईआरटी ने बता रखा है, एक तो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड आपके सिग्मोइड कोलोन। ये 4 क्या होते हैं, आपके पार्ट होते हैं। इसके बस पार्ट्स के नाम ही दे रखे, इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो अपन भी इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जो आपका कोलोन वाला पार्ट है, ये सबसे लंबा पार्ट है। लेकिन याद रखना, जिस टाइम पे ह्यूमंस, मतलब जिस टाइम पे ह्यूमंस जिंदा है, मतलब जिस टाइम मान लीजिए अभी मैं जिंदा हूं, तो आप यदि मेरे को काट के देखोगे तो क्या होगा, मेरे अंदर ये जो कोलोन है ये कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर लंबी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मान लीजिए जिस टाइम पे मैं मर गया, उस टाइम पे आप मेरे को काटोगे, मतलब उस टाइम पे क्या करोगे, ऑटोप्सी करोगे। मरने के बाद में जब काटा चीरा फाड़ा जाता है तो उसको ऑटोप्सी बोला जाता है। जिस टाइम पे आप मेरी ऑटोप्सी करोगे, उस टाइम पे यदि आप सीकम कोलोन वाला पार्ट देखोगे तो वो कितना होगा, ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। मतलब 50 सेंटीमीटर लंबा आपका ये पार्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब जिस टाइम में मैं जिंदा हूं तब तो 100 सेंटीमीटर लंबा होगा कोलोन वाला पार्ट। जैसे ही मैं मर जाता हूं उस टाइम पे आप देखोगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 सेंटीमीटर लंबा ये हो जाता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। आगे बात कर लेते हैं रेक्टम। रेक्टम की बात करें तो रेक्टम आपका क्या है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट वाला पार्ट आपका कौन सा आ जाता है, रेक्टम वाला पार्ट आ जाता है। अब जो रेक्टम वाला पार्ट है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर तक ये लंबा हो सकता है। और यहां पर क्या होता है, जो भी आपका
अनडाइजेस्ट फूड था, उन अनडाइजेस्ट फूड का जो स्टोरेशन है, मतलब जो भी चीज अनडाइजेस्ट फूड है, अब उसका जो स्टोर है वो कहाँ होगा, इस रेक्टम वाले पार्ट के अंदर वो चीज स्टोर रहेगी। इसके अलावा बात करें तो ये जो आपका सिग्मोइड कॉलोन था, ये सिग्मोइड, ये आपकी कौन सी थी, सिग्मोइड कॉलोन थी, ये आपका रेक्टम है। इनके बीच में क्या होती है, कैनाल प्रेजेंट होती है। ये कैनाल क्या करती है, रेक्टम एंड जो आपका सिग्मोइड कॉलोन है इनको आपस में जोड़ने का काम करती है। मेन फंक्शन की बात करें तो जो आपका रेक्टम रहेगा, इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, जो भी अनडाइजेस्ट फूड है बोले तो जो आपका फीसस है, जो आपका स्टूल है, या ना जो मल है, उस मल को स्टोर करने का काम कौन करता है, आपके रेक्टम वाले पार्ट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अब इन डाइजेस्ट फूड के अंदर मान लीजिए थोड़ा बहुत वाटर है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई भी चीज को ऑब्जर्व करना होगा, तो ये फाइनल डेस्टिनेशन होती है जहां से उन चीजों को बच के यदि कोई चीज है तो उसको ऑब्जर्व कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो आपका रेक्टम है, ये जो आपका रेक्टम था, इस रेक्टम का ही लास्ट वाला जो पार्ट है उसी को क्या बोला जाता है, एनस। देखिए ये आपका कौन सा है, रेक्टम। ये वाला पार्ट कौन सा है, आपका कंप्लीट रेक्टम वाला पार्ट है, जहां पे सॉरी ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, कंप्लीट रेक्टम वाला पार्ट है, जहां पे क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्ट फूड रहेगा वो स्टोर रहेगा। अब ये अनडाइजेस्ट फूड है, अब जब इसको शरीर से बाहर निकालना होगा तो ये जो एनस वाला पार्ट है यहां से क्या होता है, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जो पार्ट था एनस वाला, यहां पर क्या होता है, दो स्पिंचर आपको देखने को मिलेंगे। एक स्पिंचर यहां देखने को मिलेगा, एक स्पिंचर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इनमें से एक स्पिंचर तो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, एक स्पिंचर क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री स्पिंचर तो ये वाला होता है, और जो नीचे वाला स्पिंचर है ये क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। मतलब ये तो वॉलेंट्री स्पिंचर का मतलब हो गया, मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको तो अनैच्छिक स्पिंचर बोल देंगे, इसको ऐच्छिक स्पिंचर बोल देंगे। जो आपका ऐच्छिक स्पिंचर रहेगा, मतलब जो आपका बाहर वाला जो एक्सटर्नल स्पिंचर रहेगा, ये इंटरनल स्पिंचर हो गया, एक्सटर्नल स्पिंचर हो गया। ये जो एक्सटर्नल स्पिंचर रहेगा ये आपके खुद की इच्छा के अनुसार ओपन होगा, मतलब जैसे ही आपको सुटेबल कंडीशन दिखेगी उस टाइम पे जो भी अनडाइजेस्ट फूड था उसको आप शरीर से बाहर निकाल दोगे। जबकि ये आपका क्या होता है, आपका अनैच्छिक होता है, मतलब ये अपनी इच्छा से कभी भी खोल सकता है, लेकिन इसको आप अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको सुटेबल कंडीशन दिखे उस टाइम पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। मेन फंक्शन है एनस का, वो मेन फंक्शन क्या हो जाता है कि जिस टाइम पे आप फीसेस को बॉडी से निकालते हैं वो पूरा का पूरा क्या होता है, मतलब शौच की क्रिया के दौरान शरीर से मल निकालने की जो प्रोसेस है को जो नियंत्रित है वो सारा का सारा कौन करता है, आपके एनस के द्वारा किया जाता है। वही चीज है कि जो एनस है आपका, यहाँ पे एनस के अंदर दो स्पिंचर, एनल स्पिंचर में प्रेजेंट होते हैं। पहला तो आपका कौन सा आ जाता है, आपका कौन सा आ जाता है, इंटरनल स्पिंचर आ जाता है, जो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है, बोले तो अनैच्छिक होता है। दूसरा कौन सा होता है, एक्सटर्नल एनल स्पिंचर आ जाता है, जो आपका कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो जाता है, एनस वाला पार्ट हो जाता है। इसके अलावा यदि अपन अब बात करें तो अपन ने कंप्लीट जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है इसको देख लिया है, बोले तो माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड जो आपका एनस वाला पार्ट है, इन सबको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो अपना अगला लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन जो भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड है, ये तीनों की तीनों, इनको अपन देख लेंगे। उसके बाद में इसकी फिजियोलॉजी वगैरह देख लेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। कंप्लीट आपका जो सिलेबस रहेगा वो इस चैनल पे अपन जियोलॉजी का आपका जो साइंस वाला है इसको अपन कंप्लीट करेंगे, बायोलॉजी वाले को। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।